ओके, तो ये यूनिट 13 है जिसमें कि सिलेक्टेड टॉपिक है स्ट्रेस स्ट्रेन, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, हुक्स लॉ, इलास्टिक लिमिट एंड यील्ड स्ट्रेंथ, स्ट्रेन एनर्जी इन डिफॉर्म्ड मटेरियल, और एनर्जी बैंड थ्योरी। स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया to produce change length, volume और shape। फोर्स पर यूनिट एरिया जो लगाई जाती है किसी मटेरियल पर ताकि चेंज पैदा की जाए किसमें, लेंथ में, वॉल्यूम में और शेप में। सो स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। इसके यूनिट क्या होगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पाउंड पर फीट स्क्वायर भी होता है, डाइन पर सेंटीमीटर भी होता है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल भी कहते हैं। एक यूनिट है इसका साई। साई होता है पाउंड पर इंच स्क्वायर। और एक साई में कितने पास्कल होते हैं? 1 साई इज इक्वल टू 6895 पास्कल के बराबर है। और एक पास्कल में कितने साई होते हैं? ये है 1.45 10⁻⁻⁴ साई के बराबर है। ठीक है। 3 किस्म का स्ट्रेस होता है जो लेंथ में चेंज पैदा करे, वॉल्यूम में या शेप में। अगर तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है ये स्ट्रेस 1 डायमेंशनल होता है। अगर 1 डायमेंशनल स्ट्रेस है तो ये किस में चेंज पैदा करेगा? लेंथ में। कोई तार है, वायर है, आप उसकी सरफेस के नॉर्मल स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस लेंथ में इंक्रीज पैदा करता है। इट इंक्रीज द लेंथ। अगर कंप्रेशनल स्ट्रेस है 1 डायमेंशनल तो ये ऐसे ही है, आप इसके यूं फोर्स लगा रहे हैं पर यूनिट एरिया तो ये लेंथ में डिक्रीज, कमी पैदा करेगा। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस लेंथ को इंक्रीज करता है जबकि कंप्रेशनल स्ट्रेस लेंथ को डिक्रीज करेगा। इक्वेशन सबकी फोर्स पर यूनिट एरिया ही होगी। कोई भी स्ट्रेस है चाहे वो लेंथ में चेंज पैदा कर रहे हैं, वॉल्यूम में या शेप में, इक्वेशन उसकी फोर्स पर यूनिट एरिया ही है। दूसरा वॉल्यूम स्ट्रेस है, अगर ये वॉल्यूम स्ट्रेस कंप्रेशनल हो
तो ये क्या करेगा, 3 डायमेंशनल कंप्रेशनल है तो ये वॉल्यूम में कमी पैदा करेगा, ठीक है, ये वॉल्यूम को डिक्रीज करेगा। जैसे मछली है, पानी के अंदर है, फर्ज करें ये जो पानी के अंदर है तो इसको चारों तरफ से नॉर्मल डायरेक्शन में पानी कंप्रेस कर रहा होता है, तो इसका वॉल्यूम पानी के अंदर कुछ कम होता है, जब बाहर निकलेगी तो इसका वॉल्यूम आपको ज़्यादा अपीयर होगा। इट इज़ अंडर कंप्रेशनल स्ट्रेस, तो इसके वॉल्यूम में कमी फील होती है। जबकि तीसरा है शेयर स्ट्रेस। इसको टेंजेंशियल स्ट्रेस भी कहते हैं, ट्रांसवर्स भी कहते हैं। ये सरफेस के पैरेलल होता है। इसका काम क्या होता है, बॉडी की शेप में चेंज पैदा करना। मसलन ये अगर सरफेस है, ये सरफेस है तो सरफेस के पैरेलल एग्जिस्ट करेगा ऐसे। तो ये अमूमन बॉडी में रोटेशन, अगर वायर है, वायर में रोटेशन पैदा करेगा। जितने एंगल ट्विस्ट होता है इसकी शेप में चेंज आती है, तो इसको अमूमन हम, ये अमूमन क्या पैदा करता है, शेप में चेंज पैदा करता है। और जो स्ट्रेन पैदा करेगा उसको एंगल से मेजर करते होते हैं, ठीक है। तो 3 किस्म का स्ट्रेस है, स्ट्रेन भी 3 किस्म का होगा। It is deformation produced due to stress. स्ट्रेस की वजह से जो डिफॉर्मेशन पैदा हो रही है वो स्ट्रेन है। इसकी भी 3 डिफरेंट टाइप्स हैं, लीनियर या टेंसाइल स्ट्रेन। अगर लेंथ में चेंज आई है, डिफॉर्मेशन, तो टेंसाइल है। फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ, फ्रैक्शनल चेंज होती है चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल। चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ फ्रैक्शनल चेंज है, इसको हम टेंसाइल स्ट्रेन कहेंगे। वॉल्यूमेट्रिक या कंप्रेशनल स्ट्रेन है, इट इज़ फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम, डेल्टा वी डिवाइडेड बाय वी। चूँकि ये लेंथ या वॉल्यूम की रेशो होती है, इट हैज़ नो यूनिट, इट इज़ डायमेंशनलेस। तीसरी कौन सी है, शेयर। इट इज़ बेसिकली डिनोटेड बाय एंगल। जितनी शेप में चेंज है, कोई क्यूब है, उस क्यूब पर आप स्ट्रेस अप्लाई करें, जितना एंगल चेंज आती है, टेंजेंट ऑफ एंगल या सिंपली एंगल को शेयर स्ट्रेन कहते हैं। जब भी चेंज आई है परपेंडिकुलर और बेस, उसका टेंजेंट ले लिया जाता है, तो ये शेयर स्ट्रेन को शो करेगा। इनकी रेशियो भी होती है
एक वायर है, if length of wire is double under stress, then strain कितनी होगी? 1 2 3 4। अगर किसी वायर की लेंथ डबल हो जाए तो स्ट्रेन कितनी पैदा हुई? पहले लेंथ उसकी L के बराबर थी, स्ट्रेस अप्लाई करने से लेंथ 2L हो गई, डबल हो गई। स्ट्रेन होती है चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। चेंज कितनी है? चेंज मालूम करते हैं फाइनल माइनस इनिशियल, 2L माइनस L डिवाइडेड बाय L, तो ये 1 के बराबर होती है। जब लेंथ डबल हो जाए तो स्ट्रेन इक्वल टू 1 होती है। और अगर डबल ना हो, 3 टाइम हो जाए, फिर कितनी होगी? फिर 2 होगी। जब 3 टाइम हो जाए 3L, तो आप लिखेंगे चेंज क्या होगी? 3L माइनस L। अब ये 2L होगी, 2L डिवाइडेड बाई L, इसका अब इसका आंसर 2 होगा। और अगर यूँ पूछें, if wire is stretched so that delta L is 2 times, then strain is, अब क्या होगी? 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी। हाँ, अब डेल्टा L की वैल्यू 2 है, तो लिहाजा अब 2 होगी। लेंथ ओरिजिनल का 3 टाइम बढ़ जाए तो भी 2 है, या चेंज 2 की आई है तो भी स्ट्रेन 2 है। इनमें थोड़ा फ़र्क है, इसको आप सॉल्व करना। If percentage elongation in a wire is 300%, when it is stretched मालूम क्या करना है? What will be change in length? ठीक है, ऑप्शन है L, 2L, 3L, 4L। हुक्सला क्या होता है? सॉरी, मैंने कहा था आपने करना है। हुक्सला था, इट इज रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन। Stress is directly proportional to strain, stress sigma strain E। कांस्टेंट क्या लगाते हैं यहाँ पर?
मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो ई जो है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। तो ये रेशियो है स्ट्रेस टू स्ट्रेन। तो जो हुक्सला है हमें किसके बारे में बताता है? अबाउट इलास्टिसिटी। ये इलास्टिसिटी के बारे में है। इट इज रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन। ये दो अलग अलग सवाल हैं। विच वन हैज़ मोर इलास्टिसिटी, विच वन इज़ मोर इलास्टिक। जहाँ पूछा जाए कौन सा ज़्यादा इलास्टिक है, तो यहाँ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में पूछा जाता है। जो जितना ज़्यादा रिजिड होगा, जिसमें स्ट्रेन पैदा करना डिफ़िकल्ट होगा, वो ज़्यादा इलास्टिक होगा। जिसकी स्ट्रेन कम है, तो जिसकी हार्डनेस ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा इलास्टिक है। और जो सिंपल प्रॉपर्टी इलास्टिसिटी की होती है कि किसी मटेरियल को खींचें और स्ट्रेस हटाने के बाद वो पहली हालत में आ जाए, वो इलास्टिसिटी है। तो रबड़ की इलास्टिसिटी ज़्यादा है, मगर इलास्टिक मटेरियल कौन सा है? स्टील है। जो मटेरियल जितना ज़्यादा हार्ड होगा, उतनी उसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है। जी हाँ, वो ज़्यादा इलास्टिक होगा, उसकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी। तो डायमंड की इलास्टिसिटी सबसे ज़्यादा है। इलास्टिसिटी का डिपेंड 3 चीज़ों पे होता है। नेचर पे डिपेंड करती है। अगर एक कॉपर की वायर है, चाहे उसकी लेंथ कम कर दें, ज़्यादा कर दें, एरिया बढ़ा दें, कम कर दें, उसकी इलास्टिसिटी सेम रहती है। ठीक है। इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी will depend on nature of material, temperature, and third is impurity. इन 3 चीज़ों से चेंज होती है। लेंथ, डायमीटर, एरिया को चेंज करने से मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पे फ़र्क नहीं पड़ता। टेम्परेचर बढ़ाने से वो सॉफ्ट होना शुरू हो जाती है, नरम होना शुरू हो जाती है, उसकी इलास्टिसिटी में कमी आती है। इम्प्योरिटी डिपेंड करती है वो किस मटेरियल से उसको मिलाया जा रहा है। So ratio of stress to strain is elasticity. अगर along x-axis आप stress लें, along x-axis strain और along y-axis stress, कोई भी ग्राफ है, तो इस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा। स्लोप ऑफ ग्राफ इज इलास्टिसिटी। स्लोप क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस। टेंजेंट ऑफ द ग्राफ। स्लोप के बारे में हमने पढ़ा है। अगर 3 डिफरेंट ग्राफ हैं ए बी सी, किसका स्लोप ज़्यादा है? जिसका एंगल ज़्यादा है, जो वर्टिकल के ज़्यादा करीब है, सी का स्लोप ज़्यादा है, तो सी की मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी। अगर 2 डिफरेंट एंगल हैं, ये एंगल 30 बना रहा है, ये 60 बना रहा है, ए और बी के इलास्टिसिटी की रेशियो चाहिए, इलास्टिसिटी ऑफ बी तो इलास्टिसिटी ऑफ ए। तो कैसे मालूम करेंगे? दोनों का टेंजेंट मालूम कर लें, tan 60 over tan 30। इलास्टिसिटी सिंपली टेंजेंट है, स्लोप है। तो जो भी रेशियो आएगी
वो चेक कर लेंगे। इलास्टिसिटी ये भी 3 किस्म का है। यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस and shear modulus. यंग मॉडुलस का ताल्लुक है वन डायमेंशनल डिफॉर्मेशन अगर लेंथ में चेंज आ रही है। इट इज रेशियो ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस to tensile strain। स्ट्रेस कोई भी हो, फोर्स पर यूनिट एरिया है। टेंसाइल स्ट्रेन क्या होता है? फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ। तो यूनिट इसका क्या होगा? वही स्ट्रेस वाला, क्योंकि स्ट्रेन का यूनिट कोई भी नहीं होता। जो फोर्स पर यूनिट एरिया का यूनिट है पास्कल, वही मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का यूनिट है। तो स्ट्रेस, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और प्रेशर, इन तीनों की डायमेंशन सेम है। स्ट्रेस, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और प्रेशर। वॉल्यूमेट्रिक्स, अगर वॉल्यूमेट्रिक चेंज है, वॉल्यूम में चेंज आ रही है, उसको बल्क मॉडुलस कहेंगे। और ये है स्ट्रेस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस फोर्स पर यूनिट एरिया, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम। जो शेयर मॉडुलस है, शेयर मॉडुलस शेप में है। शेयर स्ट्रेस डिवाइडेड बाय शेयर स्ट्रेन, फोर्स पर यूनिट एरिया डिवाइडेड बाय थीटा या टेन थीटा। ये जो शेयर मॉडुलस है, इसे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी कहते हैं। इनमें से सॉलिड पर तीनों अप्लाई होते हैं, यंग मॉडुलस भी, बल्क मॉडुलस भी और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। सॉलिड पर तीनों अप्लाई होते हैं। और लिक्विड और गैसेस के लिए सिर्फ बल्क मॉडुलस होता है, क्योंकि लिक्विड और गैसेस की ना लेंथ में चेंज होती है, ना शेप में चेंज आती है। फॉर लिक्विड एंड गैसेस वी डील ओनली बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, and for solid we deal all type of elasticity। एक होता है compressibility, reciprocal of bulk modulus। reciprocal of bulk modulus is compressibility। तो अगर इसको लिक्विड या गैसेस के लिए लें तो वहाँ फोर्स पर यूनिट एरिया स्ट्रेस की बजाय चेंज इन प्रेशर होता है। ठीक है, फॉर लिक्विड एंड गैसेस वी टेक चेंज इन प्रेशर डिवाइडेड बाय डेल्टा वी ओवर वी। ये लिक्विड और गैसेस के लिए है। तो जो कंप्रेसिबिलिटी है, ये है फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय चेंज इन प्रेशर। रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस। इसी बल्क मॉडुलस को उल्टा दें, स्ट्रेन ऊपर और स्ट्रेस नीचे, तो हम कंप्रेसिबिलिटी को डिफाइन यूँ करते हैं फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट चेंज इन प्रेशर। दिस इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी
It is reciprocal of bulk modulus. तो जो हमारे मोस्ट प्रॉब्लम इन्वॉल्व होते हैं वो यंग मॉडुलस से हैं। यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जो चेंज इन लेंथ है उसका डिपेंड किस पे होगा, इसको ऊपर ले आए, ये डायरेक्टली टू फोर्स होती है। ये तो कांस्टेंट है इलास्टिसिटी, जितनी ज़्यादा फोर्स उतनी ज़्यादा लेंथ में चेंज, और जो चेंज इन लेंथ है ये इन्वर्सली होती है एरिया के। जितना एरिया बड़ा होगा सेम स्ट्रेस पर उतनी लेंथ में चेंज कम आएगी। एरिया का मतलब क्या होता है, अगर वायर है पाई आर स्क्वायर, डायमीटर के फॉर्म में भी ले सकते हैं इसको, तो रेडियस के स्क्वायर के इनवर्सली होगा, डायमीटर के स्क्वायर के इनवर्सली, या एरिया के इनवर्सली। इसे हम आगे न्यूमेरिकल में यूज़ करेंगे। अब देखा जाए तो इसमें एरिया भी इन्वॉल्व है, ये इलास्टिसिटी है। अगर तार का एरिया डबल कर दें और लेंथ को हाफ कर दें, इलास्टिसिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा? इफ लेंथ इज हाफ एंड एरिया इज डबल, क्या फ़र्क पड़ेगा? जो इलास्टिसिटी है क्या ये 1/4 हो जाएगी या 4 टाइम हो जाएगी, डबल हो जाएगी या सेम रहेगी? सेम रहेगी। इट ओनली डिपेंड ऑन नेचर, ये मटेरियल की नेचर पे डिपेंड करती है, लेंथ वगैरह पे डिपेंड नहीं होता है इसका। Elastic limit ये ग्राफ है बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन along y stress और along x स्ट्रेन। जो ग्राफ आता है शुरू में स्ट्रेट जाता है। किसी भी मटेरियल के लिए, किसी मटेरियल को आप मैकेनिकल टेस्टिंग मशीन पे फिट कर दें। मैकेनिकल टेस्टिंग मशीन क्या होती है? आपको डाटा देती है अबाउट स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। आप जिस वायर की, जिस मटेरियल की स्ट्रेंथ को चेक करना चाहते हैं कितनी पायदार है, उसको आप उस मशीन पे फिट कर दें। मशीन कौन सी है? मैकेनिकल टेस्टिंग मशीन। ये आपको स्ट्रेस स्ट्रेन की डिफरेंट वैल्यूज़ देती है। इस डाटा की मदद से आप ग्राफ प्लाट करें। ये ग्राफ स्टार्ट में स्ट्रेट लाइन में जाता है, तो ओ से लेकर पी तक इसको हम प्रोपोर्शनल कर्व कहते हैं, जो किसको बे कर रहा है? हुक्स लॉ को बे कर रहा है। जिसमें हुक्स लॉ वैलिड है, ये प्रोपोर्शनल कर्व है, प्रोपोर्शनल लिमिट है। इसके आगे ग्राफ स्ट्रेट नहीं रहता बल्कि कुछ चेंज हो जाता है इस ए से बी पॉइंट तक। तो ओ से ए तक प्रोपोर्शनल है और ओ से लेकर बी तक यहाँ भी हुक्स लॉ एप्लीकेबल तो है, मगर वैलिड कहाँ तक है? प्रोपोर्शनल तक। दो चीज़ें हैं, एप्लीकेबल और वैलिड।
वैलिड कहाँ तक होता है? प्रोपोर्शनल लिमिट तक। एप्लीकेबल उसको आप चेक कहाँ तक कर सकते हैं? अप टू इलास्टिक लिमिट, क्योंकि यहाँ भी स्ट्रेस को चेंज करने से स्ट्रेन में चेंज आ रही है, बढ़ रहा है। ठीक है। अगर आप बी पर स्ट्रेस रिमूव कर दें, स्ट्रेस हटा दें, तो मटेरियल वापस पहली हालत में आ जाता है। तो गोया यहाँ तक पार्टिकल की कौन सी लिमिट है? इलास्टिसिटी मौजूद है, तो ये इलास्टिक लिमिट होती है। ये प्रोपोर्शनल लिमिट है और ये इलास्टिक लिमिट है। यही मटेरियल का यील्ड पॉइंट होता है कि यहाँ तक आप मटेरियल में कोई चेंज नहीं है शेप में। अगर आप छोड़ेंगे स्ट्रेस को, मटेरियल वापस पहली जगह पे आ जाएगा। इसके आगे जो भी चेंज होगी वो परमानेंट चेंज होगी। आगे प्लास्टिसिटी शुरू हो जाती है। इलास्टिसिटी के बाद परमानेंट चेंज है, प्लास्टिसिटी है। तो ये कहाँ तक जाती है? सी पॉइंट तक। इस पॉइंट को अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस का नाम देते हैं, सिग्मा एम का नाम देते हैं। यहाँ तक मटेरियल स्ट्रेस को बर्दाश्त कर सकता है, ये बर्दाश्त की आखिरी हद है। इसके आगे स्ट्रेस को चेंज करेंगे तो मटेरियल टूट जाएगा। इसके आगे फ्रैक्चर लिमिट आ जाती। ठीक है। तो वो मटेरियल जो इस पूरे ग्राफ को बे करें, जिनमें प्लास्टिसिटी भी है, वो डक्टाइल सब्सटेंस है। जिनमें इलास्टिसिटी के बाद प्लास्टिसिटी भी है। उनकी शेप में पहले परमानेंट चेंज है, उसके बाद टूटें। टूटने से पहले अगर उनकी शेप में परमानेंट चेंज आती है तो वो डक्टाइल है, और जो इलास्टिक लिमिट के बाद ही टूट जाएं वो ब्रिटल हैं। तमाम मेटल डक्टाइल है, कॉपर, एल्युमिनियम, निकल, ब्रास। जबकि ब्रिटल कौन से हैं? ग्लास है, शीशा है, हाई स्टील, कार्बन है। तो समझ नहीं आई? कुछ प्रैक्टिस कर लें MCQs थोड़े से आसान आसान से। एक बार ये जनरल क्वेश्चन है। A wire can support a load of W without breaking. एक तार W वज़न उठा सकती है without breaking. It is cut into two equal parts. Then each part can support हर टुकड़ा फिर कितना वज़न उठा सकता है? W/4, W/2, W, 2W।
एक तार W वज़न उठा सकती है, उसके 2 टोटे कर दिए, हर टुकड़ा कितना वज़न उठाएगा ये बताइए। तो ये डिपेंड करता है ऑन नेचर ऑफ मटेरियल, उसकी लेंथ पे डिपेंड नहीं करता, तो वो आधा टुकड़ा भी W ही वज़न उठाएगा। ये मैं पहले ही बता दिया। A bar of length L cross sectional area A and Young modulus Y is pulled by force F. From both sides. Then elongation क्या होती है? जो लेंथ बड़ी है, जो लेंथ में चेंज आई है, इज एलोंगेशन x है। पहला ऑप्शन है x इनवर्सली टू L क्या होगा? ये तो सही नहीं है, ये भी सही नहीं है, ये सही है। जितना एरिया बड़ा होता है उतनी एलोंगेशन कम होती है, उसकी मोटाई एरिया पे डिपेंड करती है। एक ज़ीरो है और एक इन्फिनिटी है। एक है प्योर इलास्टिक या रिजिड बॉडी और एक है प्योर प्लास्टिक बॉडी। इलास्टिक और प्लास्टिक बॉडी की मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होती है? रिजिड बॉडी प्योर वो होती है जिसमें स्ट्रेन ज़ीरो हो, ठीक है, जिसमें स्ट्रेन ना हो, आप स्ट्रेन पैदा ना कर सकें, इन्फिनिट फोर्स चाहिए उसमें थोड़ी स्ट्रेन पैदा करने के लिए। जिसकी स्ट्रेन ज़ीरो है, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, उसकी इलास्टिसिटी इन्फिनिट होती है। सो फॉर रिजिड बॉडी इलास्टिसिटी इज़ इन्फिनिटी। प्लास्टिक क्या होती है? जिसकी शेप चेंज हो जाए, जैसे क्ले है, रबड़ है, मिट्टी है, गूंदी हुई मिट्टी होती है, तो ये प्लास्टिक मटेरियल जिसमें चेंज आती है, तो इनमें कोई इलास्टिसिटी होती नहीं है, लिहाजा इसकी ज़ीरो होती है। प्लास्टिक बॉडी की इलास्टिसिटी ज़ीरो और प्योर इलास्टिक या रिजिड बॉडी की इन्फिनिट होती है। गैस की इलास्टिसिटी कितनी होती है? होती है नहीं होती? यंग मॉडुलस की बात करें या शेयर मॉडुलस की, होती है। उनमें तो बल्क मॉडुलस तो हो सकती है, मगर गैसेस में
यंग मॉडुलस या शेयर मॉडुलस एग्जिस्ट नहीं करती। A certain force F increase the length increase the length of फोर्स है वो लेंथ में चेंज पैदा करती है 1 मिलीमीटर। टू इंक्रीज द लेंथ अगर लेंथ में 2 मिलीमीटर चेंज करना चाहते हैं तो फोर्स कितनी दरकार है? क्या F से काम चल जाएगा? 2F होने चाहिए, 8F होनी चाहिए या 4F होने चाहिए? क्या होनी चाहिए? चेंज इन लेंथ डायरेक्टली होती है फोर्स के, तो क्या होनी चाहिए? 2F दरकार है। अगर एरिया डबल हो जाए, तार है, इस तार को तोड़ने के लिए कितनी फोर्स चाहिए? फर्ज करें F फोर्स दरकार। अगर मैं इसका रेडियस डबल कर देता हूँ, ठीक है, अब इसे तोड़ने के लिए कितनी फोर्स चाहिए? अब इसे तोड़ने के लिए कितनी फोर्स चाहिए? क्योंकि एरिया पे डिपेंड होता है, पाई आर स्क्वायर है, एरिया डबल होगा, 2 का स्क्वायर 4, अब 4F दरकार होती है। तो 4 टाइम फ़र्क पड़ेगा अगर रेडियस डबल हो जाए। On applying stress of the length of the length of wire is double. Its Young modulus is क्या होना चाहिए? हाँ, क्योंकि इलास्टिसिटी क्या होती है? स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। अगर लेंथ डबल हो जाए तो स्ट्रेन किसके बराबर होती है? 1 के बराबर, क्योंकि लेंथ को डबल हो गया तो स्ट्रेन 1 हो गई, तो स्ट्रेस बराबर होगा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का। तो जो वैल्यू स्ट्रेस की है यही वैल्यू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की होती है। अब इसी सवाल को थोड़ा घुमा के पूछते हैं।
बजाय स्ट्रेस के फोर्स के पूछते हैं। चलो वो कल याद दिलाना।